नमस्कार दोस्तों, कैरियर पथ के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है। यह श्रृंखला यूपीपीसीएस 2024 में जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है और इस श्रृंखला का हमने नाम दिया है टारगेट 2024। इस श्रृंखला में हम आपको प्रतिदिन टारगेट देंगे। टारगेट क्या होगा कि विषय को आपको हम बता देंगे कि इतने से इतने तक आप अध्ययन कीजिएगा और दूसरे दिन फिर अगला टारगेट देंगे। इस तरीके से आज हम भारतीय संविधान की शुरुआत कर रहे हैं और आपको विश्वास दिला दें कि ये अगर आपने टारगेट श्रृंखला को ज्वाइन कर लिया तो 60 से 70 प्रश्न आपको सीधे सीधे परीक्षा में मिलेंगे। सीधे और कथन कारण और कूट के सवाल तो आपसे गलत नहीं होंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिला दें, क्योंकि इस टारगेट श्रृंखला में हमने टेस्ट पेपर भी रखे हुए। ये टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए, लेकिन इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा और ये टेस्ट पेपर आपको कैरियर पथ एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जहां पर इन टेस्ट पेपर को अगर आपने लगा दिया तो आपकी जो 8 से 10 नंबर से जो आपकी परीक्षा रुक जाती थी वो आप बिल्कुल नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। ज्यादातर छात्रों का 10 नंबर से ही पीटी रोक रहा है, तो ये पीटी 10 नंबर से क्यों रोक रहा है? क्योंकि हम अंतिम समय पर रिवीजन नहीं कर पाते और रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इस कारण हम टेस्ट सीरीज को बड़े सीरियस नहीं ले पाते। हम केवल और केवल जो बीच में कभी रिवीजन किया हुआ या पढ़ा हुआ एक दो बार नोट्स उसी को पढ़ ले, इस कारण हम प्रारंभिक परीक्षा फेल हो जाते। तो इस टारगेट सीरीज के माध्यम से आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में 8 लेक्चर में पूरा भारतीय संविधान समाप्त करें। देखिएगा, भारतीय संविधान की जब भी शुरुआत की जाती है तो आपको बता दें कि जो एक्ट छात्र पढ़ते रहते हैं कि 1773 का एक्ट और ये एक्ट जो पढ़ते रहते हैं, एक्ट से सवाल कभी कभार 4-5 वर्षों में। अब तो आप देखिएगा कई वर्षों से यहां से सवाल देखने को ही नहीं मिला, पीसीएस हो चाहे आरओ या हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में हर बार 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। और आज का जो टारगेट देंगे मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी से आपको 3 से 4 सवाल मिलने की संभावना है, इसलिए इस टारगेट को आप एक्सेप्ट कीजिएगा और इस टारगेट को पूरा करने के लिए आप हमें वचन दीजिएगा कि आज ही शाम को हम टारगेट को पूरा करेंगे। चलिए, शासन प्रणाली सबसे पहले हम देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप केवल और केवल जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? विशेषताएं। विशेषताएं क्या है संघात्मक शासन प्रणाली की? अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में देखेंगे तो मुख्यतः 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उनके सबके पीछे नहीं जाना है, हमें भारतीय संविधान के संदर्भ में देखना है। जैसे कि पहली विशेषता, भारतीय संविधान में क्या बनाया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत इसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन क्या होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाता है, यानी कार्य करने की जो अपनी अपनी इकाई है उसके अंतर्गत कार्य करेगी। ठीक। दूसरी चीज, संविधान की सर्वोच्चता होती है, क्योंकि इस शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन है तो संविधान को क्या रखा गया है? सर्वोच्च रखा गया। ये याद रखना क्या कि संविधान की सर्वोच्चता होती है और संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान होता है। कैसा होता है? लिखित संविधान होता है।
चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस शासन प्रणाली में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। ये 4 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। कितनी? 4 विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? आपको याद होगी कि पहली विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। ठीक। दूसरी विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान की सर्वोच्चता, यह याद रखना। किसके अंतर्गत है संविधान की सर्वोच्चता? तो आप कहेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत। तीसरा क्या है? लिखित संविधान। और चौथा क्या है? तो आप चौथा कहेंगे कि भाई चौथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये 4 विशेषताएं आपको याद रखनी है। अगर आपको ये 4 विशेषताएं याद है तो संघात्मक शासन प्रणाली से आपसे सवाल गलत नहीं होगा। यह याद रखिए। इसके बाद में आपको यह भी समझना है कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? एकात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र के इर्द गिर्द ही घूमती है। किससे? केंद्र के इर्द गिर्द घूमती है। केंद्र चाहे तो राज्य को शक्तियां दे सकता है। अगर केंद्र के ऊपर केंद्र की मर्जी होती, केंद्र दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। पहली विशेषता। लेकिन भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखें तो एकात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। क्या? नंबर 1, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमारे यहां कैसे की जाती है? केंद्र के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में आपको याद रखना होगा कि राज्यपाल के लिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होती है वैसे ही राज्यपाल की चुनाव होती है। ठीक है, तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद की है। अभी हमने आपको बताया क्या कि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया। और यहां पर क्या है, एक भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं उन पर राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। यह किसका प्रावधान है? तो आप कहेंगे एकात्मक शासन प्रणाली। राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर, यह एकदम दिमाग में लाइन बैठा लीजिए। ठीक। अच्छा, अन्य विशेषता क्या है? आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध केंद्र के द्वारा लगाया, यानी केंद्र के पास में शक्ति है किसकी? आपात उपबंध की, यानी कि आपात लगाने की शक्ति किसके पास में? केंद्र के पास में। तो इसलिए एकात्मक शासन प्रणाली की यह महत्वपूर्ण एक विशेषता। इसके बाद में दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं दिया गया। अन्य विशेषता क्या है? दोहरी न्यायपालिका भी नहीं है हमारे यहाँ पर। कैसी है? तो आप कहेंगे एकात्मक न्यायपालिका है, न कि दोहरी न्यायपालिका है। ठीक। इसके बाद में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में। अगली विशेषता क्या है एकात्मक शासन प्रणाली की? अपशिष्ट शक्तियां किसके पास में? केंद्र के पास में मौजूद है। जबकि जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली चलती है उन देशों में अपशिष्ट शक्तियां हमेशा राज्य के पास है। अगली विशेषता क्या है? राज्यों के लिए कोई अलग से संविधान नहीं है। हमारे यहाँ एक ही संविधान है। जिन देशों में संघात्मक ढांचा अपनाया जाता है उन देशों में राज्य के लिए अलग से संविधान का निर्माण किया जाता है। तो एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को आप लोगों ने देख लिया है। अब क्या करना है? ये आपको याद करना है। इसके बाद में आपको और काम करना है। क्या करना है? अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपके पास में
सभी लोगों के पास में भारतीय संविधान की कोई ना कोई किताब जरूर होगी जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। कल हम बात करेंगे संघात्मक एवं वो संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, लेकिन अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। टारगेट में अब क्या करना है, आपको करना है कि क्रिप्स मिशन के बारे में नहीं पढ़ना, क्रिप्स मिशन के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है कैबिनेट मिशन के बारे में। किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना। कैबिनेट मिशन जब भारत आया और उसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या प्रावधान किए, संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है उससे संविधान सभा के माध्यम से संविधान का कैसे निर्माण किया गया। इस दौरान आपको अंतरिम सरकार का गठन भी याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतरिम सरकार का गठन भी याद होना चाहिए। अंतरिम मंत्रिमंडल भी आपको याद होना चाहिए पूरा। यहां से सवाल देखे जाते हैं भाई मेरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीजें हम छोड़ देंगे, नहीं, आपको ये भी याद होना चाहिए आज के आज कि स्वतंत्रता के बाद में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें कौन कौन व्यक्ति किस किस विभाग के लिए थे। ठीक है, यह मंत्रिमंडल भी आपको याद होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय जो संविधान है उसके गठन के लिए किन किन देशों से क्या क्या लिया गया, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत याद कर लीजिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां से गाय बगाए प्रश्न पूछे ही जाते और हम इनको इग्नोर कर देते, हम इनको ज्यादा वैसे नहीं लेते, एक लाइटली लेते हैं और यहां से प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि अरे भाई और चीजों को पढ़ लिया जाए, इन चीजों को बाद में देख लेंगे, वो बाद ही में हो जाती है। और जब यहां से प्रश्न आपके गलत होते हैं तभी आप परीक्षा से बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है आज की आज। और इसके बाद में आपको क्या करना है, माउंटबेटन योजना याद करनी है। माउंटबेटन योजना में क्या प्रावधान था, ठीक है, माउंटबेटन योजना। और हाँ, और जो छोटी छोटी समितियां थी उनको भी आपको याद करना। क्या करना है? समितियों को भी याद करना। इतना आज काम कीजिएगा और ये सब आप कम से कम 15 बार पढ़िएगा। दिन में कितने बार? 15 बार पढ़िएगा। इतना अगर आपने आज काम कर लिया तो आपको विश्वास दिला दे रहा हूं कि 3 प्रश्न आपके सही करने की स्थिति में, 3 प्रश्न 15 बार पढ़िएगा। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल, जिसमें हम अगली शासन प्रणाली के साथ में और अन्य चीजों के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा इस श्रृंखला में, ताकि उनका भी भला हो सके। और टेस्ट पेपर के लिए हम आपको बता देंगे, वहां पर आपको प्रतिदिन एप्लीकेशन पर टेस्ट पेपर मिल जाया करेगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट पेपर से ही आपकी गलतियां हैं वो निकल के आती हैं कि आप गलती कहां कर रहे हैं, वो समझ में आती है और यही गलतियां आपको परीक्षा से बाहर कर देती। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।